तो मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, मैंने कहा हमें ऑनलाइन प्यार बहुत है बच्चों से और बच्चों को हमसे। और एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आप लोगों की फीस इतनी कम क्यों? टारगेट सेट, ये एग्जाम देना, ये निकालना है। नमस्कार साथियों, जीएस विजन के एक और पॉडकास्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये सिविल सेवाओं की परीक्षाओं को लेकर के रहने वाला है और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ होंगे जीएस विजन के डायरेक्टर अरविंदर सर। धन्यवाद सर। और आज हम डिटेल में उन सारे के सारे विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि सिविल सेवा तैयारियों के दौरान एक अभ्यर्थी के मन में कई तरीके के प्रश्न होते हैं, कई तरीके की जिज्ञासाएं होती हैं। उन सारे के सारे मुद्दों के ऊपर आज हम यहाँ पर डायरेक्टर सर के साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार। जी, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि तो अभ्यर्थियों के मन में ना अलग अलग धारणाएं रहती हैं सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर के। मतलब अधिकांश अभ्यर्थियों का ये रहता है कि जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हैं वो बहुत जटिल परीक्षाएं होती हैं और आधा तो क्राउड हमारा ऐसा है जो इसी वजह से इन सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी नहीं करता है, क्योंकि उसने हमेशा से सुना रहता है कि ये परीक्षाएं बहुत जटिल होती हैं। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न यही है कि यूपीएससी हो या यूकेपीएससी की जो हमारी परीक्षाएं हैं, इनकी तैयारी कितनी आसान है या ये परीक्षाएं क्या सच में इतनी मुश्किल होती हैं जितना इनके बारे में कहा जाता है? जी सर, पहला सवाल सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। होता क्या है सर कि जो हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं जी, तो इसमें जो कोई और आपको काम करना है, कोई आपको प्राइवेट जॉब करनी है या कोई और कोर्स करना है, उन सबसे बेहतर सिविल सर्विसेज की तैयारी इसलिए होती है क्योंकि इसमें वही चीज़ें आपको आगे चल के करनी है जो बचपन से पढ़ते आए हैं। जी, जो आपने स्कूल में पढ़ा, जो आपने कॉलेज में पढ़ा, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, उन्हीं चीज़ों को आपने आगे और मॉडिफाई करना है और आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को अपनी लाइफ में कुछ करना है जी, अपना कोई एम बनाना है तो सिविल सर्विसेज से आसान कोई एम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि एक तो सिलेबस है, वास्ट सिलेबस मान लेते हैं, लेकिन आपके पास सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है जी, उस सिलेबस को पूरा कर डालो, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा देने जाते हैं जो असफल रहते हैं, उसमें आप ये चीज़ देख लेना, अधिकांशता ऐसे होते हैं कि जो कभी सिलेबस को पूरा कर ही नहीं पाए। जी, बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी लाइन में जाएं, सिविल सर्विसेज कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना एक बहुत ही आसान काम है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप डेफिनेटली इसको कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि सिविल सेवा की परीक्षाएं बेसिकली जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं उन्हीं का थोड़ा सा एडवांसमेंट होता है, तो इस नाते ही आप लोगों के लिए आसान भी होती हैं, क्योंकि पढ़नी आपको वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग के दौरान और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान जो विषय आप लोगों ने पढ़े होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसी के साथ सर एक बात यहाँ पर जो सिविल सेवा परीक्षाओं में होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये लंबी परीक्षाएं हैं, ये कोई 3, 4, 5 या 6 महीने की परीक्षाएं नहीं है कि जिनकी तैयारी 4, 5, 6 महीने में हो जाए। तो ऐसे में सिविल सेवा की परीक्षाओं को लेकर के एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए अभ्यर्थी की? किस रणनीति से वो आगे बढ़े सिविल सेवा की परीक्षाओं में? सबसे पहले सर एक काम क्या होना चाहिए कि एक टाइम डिसाइड हो जाए। जी, जैसा कि आपने कहा था, ये 4 महीने 6 महीने का काम नहीं है। जी, अगर आपको बिल्कुल जीरो से करना है स्टार्ट, तो कम से कम आपको 1.5 से 2 साल देने पड़ेंगे बिल्कुल, डेडिकेशन के साथ। जी, पहला आप ये काम कर लीजिए। उसके बाद दूसरा, आपका जो टारगेट है ना वो फिक्स होना चाहिए। जी, अब प्रॉब्लम ये है कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अभ्यर्थी आते हैं, 6 से 8 महीने बाद उनका झुकाव वनडे की तरफ चला जाता है, ग्रुप सी की तरफ। अच्छी बात है, एग्जाम दीजिए, एग्जाम देके निकाल दीजिए, रिदम मत तोड़िए मेरे कहने की बात। तो गोल फिक्स होना चाहिए कि मुझे आईएएस निकालना है तो आईएएस निकालना है, मुझे पीसीएस निकालना है तो पीसीएस निकालना है, मुझे एफआरओ करना है तो मुझे एफआरओ ही करना है। ये गोल फिक्स होना चाहिए पहले, जी, क्योंकि अगर गोल फिक्स नहीं होगा तो फिर आपके व्यवहार में थोड़ी सी चंचलता दिखाई देगी। सबसे पहला काम तो सर ये हो गया। दूसरा, रणनीति के लिए सबसे पहले जो है माता पिता को खुद अवेयर होना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, ये मेरा एक प्रश्न भी था कि सिविल सेवाओं को लेकर के जागरूकता में माता पिताओं का और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए इस परीक्षा में? क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट क्योंकि जैसे हम उत्तराखंड राज्य के बारे में बात करें तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अधिकांश लोग यहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर तो जानकारी उस तरीके से नहीं है सिविल सेवाओं के बारे में बच्चों के बीच में, अभ्यर्थियों के बीच में। तो माता पिता की किस तरीके की भूमिका इसमें? देखिए सर, इसमें 2 चीज़ आती हैं। सबसे पहली बात, माता पिता को बच्चों को जागरूक करना चाहिए इस लाइन के लिए। जी, पहले एक टाइम होता था कि जब आप और हमने भी तैयारी की होगी तो ग्रेजुएशन करने के बाद जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आते थे। अब वो समय नहीं रहा। अब आप दिल्ली इलाहाबाद में देखिए तो माता पिता बच्चे को 8th और 10th से ही उस तरफ लेके जाते हैं, 8th और 10th क्लास से, कि भाई इसका रुझान जो है
वो सिविल सर्विसेज की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल। तो ये काम माता पिता ने करना है, बड़े भाई बहन ने करना है। और दूसरा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो अपने गांव का एक रोल मॉडल बन जाता है, उसको देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। बिल्कुल। तो सिविल सेवा के प्रति जागरूकता, या तो परिवार आपको जागरूकता दे, या आप अपने को रोल मॉडल लें, उनको देखकर खुद आप तैयारी करने के लिए आए। तो सबसे पहले अवेयरनेस, जागरूकता बहुत जरूरी है। ये कभी नहीं होना चाहिए कि तैयारी करके देख रहा हूं, तो फिर तैयारी करके देखते रह जाओगे। बिल्कुल सही बात, क्योंकि आपकी बात में दम नहीं था। देख रहा हूं, ये नहीं आपके मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं मुझे एग्जाम निकालना है। बिल्कुल, ये निकलना चाहिए। और उसके लिए माता पिता की अवेयरनेस जरूरी है, और आपके लाइफ में एक रोल मॉडल का होना जरूरी है। बिल्कुल। और सर एक ना, जैसे कि सिविल सेवा की तैयारियां ऑब्वियस है कि लंबे समय के लिए हैं, तो इसमें समय समय पर मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चा कई बार इसमें डिमोटिवेट भी होता है, क्योंकि एक तो इतने वास्ट सिलेबस को हम लोगों को इसमें कवर करना होता है, और स्वाभाविक सी बात है कि अपनी पृष्ठभूमि से इतर विषयों को भी हम लोगों को पढ़ना होता है, तो उनमें कई बार जटिलताएं भी आती हैं, तो बच्चा इसमें डिमोटिवेट भी होता है। तो ऐसे में अपनी पूरी की पूरी तैयारी के दौरान जो अभ्यर्थी हैं वो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए सर, कोई भी काम हो, तैयारी हो, बिजनेस हो, अपना प्राइवेट जॉब हो, हर जगह डिमोटिवेशन तो होता ही होता है। बिल्कुल। इंसान हतोत्साहित होता है। तो मोटिवेशन कैसे लाना चाहिए? सबसे पहले मैंने बोला कि लाइफ में एक रोल मॉडल होना चाहिए। बिल्कुल। मान लीजिए कि ये अफसर आपका रोल मॉडल है, वो अफसर क्या क्या कर रहे हैं देखते रहो, आपके अंदर जोश आता रहेगा। दूसरा, आप कोई मोटिवेशनल मूवी देखिए, बहुत सारी मोटिवेशनल मूवी आती हैं। बिल्कुल। जैसे आप अदर पिक्चर देखते हैं, वैसे मोटिवेशनल मूवी देखिए। तो मोटिवेशनल मूवी में बताया क्या होता है, बहुत जैसे एक पिक्चर आई थी 12th पास, बिल्कुल आई थी ना, तो बढ़िया, देखो कितना अच्छा मोटिवेशन दिया उस मूवी ने। जी बिल्कुल। गिरे, कितनी बार गिरे, बाद में उठे। स्टोरीज पढ़िए, बहुत सारी आती है कि इस बार रिक्शा चालक की बेटी ने आईएएस निकाला। बिल्कुल। उसको घर में क्या माहौल था, तो ऐसी स्टोरी पढ़िए। हमेशा रिजल्ट पे स्टोरी पढ़ते रहिए, मोटिवेशन आता रहेगा। 3 चीज, रोल मॉडल, दूसरा आप जो है स्टोरीज पढ़ते रहिए, और अच्छी मूवी है उनको जरूर देखिए। मोटिवेशन आपके अंदर हमेशा रहेगा, और एक दिन आप खुद दूसरे के रोल मॉडल बन जाएंगे। बिल्कुल सर जी। और सर एक दूसरी दिक्कत जो आजकल अभ्यर्थियों के साथ आ रही है वो आती है सोशल मीडिया को लेकर के। हम 1 घंटे पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, सोचते हैं कि 1-2 रील देखते हैं फिर पढ़ेंगे, लेकिन वो 1-2 मिनट की रील कब 2-3 घंटों में तब्दील हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो इसका क्या उपाय है? क्योंकि ये तो आज मैं देख रहा हूँ कि मैं लाइब्रेरीज में भी बच्चों को देखता हूँ, वैसे भी यहाँ वहाँ देखता हूँ, तो ये मेरे को एक कॉमन समस्या सारे के सारे अभ्यर्थियों के साथ दिख रही है कि वो पढ़ने के बाद थोड़ा देर के लिए फ़ोन उठाते हैं, उसके बाद फिर वो फ़ोन में ही लग जाते हैं 2-3 घंटे के लिए। इसका क्या उपाय हो सकता है? सर सबसे पहले बात है कि बच्चे को अपने टारगेट सेट करने चाहिए। और जैसे मान लीजिए कि 3 घंटा कोचिंग किया जी, तो आपको सेट करना चाहिए कि 8 घंटा मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा अखबार को देना है, 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा उसको देना है। लाइफ को बिजी कर दो। बिल्कुल। जब लाइफ बिजी होगी ना, शेड्यूल, आपके पास समय बचेगा ही नहीं है रील वगैरह देखने का। जी। देखो, सोशल मीडिया भी जानकारी के लिए जरूरी है, लेकिन एक फिक्स टाइम के साथ। जी। अगर किसी को बहुत सोशल मीडिया देखने की आदत है तो वो ऐसा करे कि भाई जैसे मान लो कि 2 घंटा पढ़ा, अब बोला कि ना जी मैं 15 मिनट रील देखूँ, तो 15 मिनट देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ने के टारगेट सेट करने पड़ेंगे और टारगेट अचीव करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और अगर आपने कल शब्द का इस्तेमाल कर लिया, अरे कल से पढ़ाई हो जाएगी पक्का बढ़िया, तो कल आप फिर बोलेंगे अगले कल से हो जाएगी। ऐसे कई कल आ जाएंगे। बिल्कुल। और फिर कई कल आते आते कई साल बीत जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बातें समझ लें कि सोशल मीडिया को लिमिटेड करें अपनी लाइफ में, तैयारी पे फोकस करें, और बिल्कुल जो है कंटेंट को अच्छे से पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, और अपने को टारगेट दें। जैसे आज मैंने 2 घंटे में पिछले 1 महीने का रिवीजन करना है, तो करना ही करना है बस। खाली वहां कल शब्द जैसा शब्द नहीं आना चाहिए आप लोगों के बीच। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और जो प्रश्न रहता है, जो कि एक बहुत हवा भी जिसका सबसे ज़्यादा बना रहता है सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी में, वो है माध्यम को लेकर के। क्योंकि सामान्यतः ऐसी धारणा बन चुकी है अब लगभग कि सिविल सेवा परीक्षाओं में केवल अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों का ही चयन होता है, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का जो चयन है वो नहीं होता। हालांकि आंकड़े भी इस ओर इशारा करते हैं कि आंकड़े भी अगर हम लोग देखते हैं तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का जो चयन प्रतिशत है वो कम दिखता है। तो आपका क्या मानना है कि क्या वास्तव में माध्यम इसमें इस तरीके की बाधा है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण उतर? देखिए सर, माध्यम बाधा मैं ऐसा नहीं मानूंगा। सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम का ज़्यादा है जी, ऐसा नहीं कि हिंदी मीडियम का नहीं है। बिल्कुल, हिंदी मीडियम का भी है। जो पिछला पीसीएस हुआ था जी, पीसीएस में 2 टॉपर थे, और जो दूसरे टॉपर थे उन्होंने संस्थान से तैयारी भी की थी इंटरव्यू की हमारे यहाँ पे, वैभव कानपाल जी, उनका नाम था शायद, वैभव। हिंदी मीडियम के थे, टॉपर में आए। जी, क्यों नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं। अंतर कहाँ आता है मैं आपको बताता हूँ। अंतर 2 जगह आता है। एक तो इंग्लिश का कंटेंट आसानी से मिलता है, जी,
हिंदी के कंटेंट में थोड़ा बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। दूसरा अंतर क्या आता है कि इंग्लिश में लिखने की स्पीड अच्छी होती है, हिंदी में आपको हर चीज, हर बिंदी, ऊपर वो जो डंडा लगाते हैं वो लगाना, हर चीज ध्यान रखना पड़ता है जी। और जो कॉपी चेक करेंगे ना, अक्सर हिंदी मीडियम में जो है वो पुराने प्रोफेसर लेवल के होते हैं, अगर आपने डंडा भी नहीं लगाया तो बुरा मान जाते हैं, नंबर कर जाते हैं कई बार। बिल्कुल। इंग्लिश में ऐसा है नहीं है, इंग्लिश में कोई चक्कर नहीं है। अगर आप ये आदतें सुधार लें तब कोई दिक्कत नहीं, तो क्या है हिंदी माध्यम, क्या इंग्लिश माध्यम, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इससे आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि माध्यम दरअसल किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। उसके पीछे और जो कारक है जो सर ने बताए, अगर आप उनके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं तो माध्यम इसमें कोई इतनी बड़ी बाधा नहीं है कि वो आपके चयन को रोके या आपके चयन को कराए। बेसिकली आपको सिस्टमेटिक वे में वो मेहनत करनी होगी, जो कि अभी सर ने हमको रणनीति के माध्यम से बताई भी थी कि आप किस तरीके से अपनी रणनीति को बनाएंगे, तो उन चीज़ों का आपको वहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सर एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये भी आपसे कि पढ़ते सब हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी कोचिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग एक क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो 100-100, 150-150 बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठे हुए होते हैं। वही बच्चे हमको क्लास के बाद लाइब्रेरी में भी दिख जाते हैं। फिर ऐसा क्या अंतर है कि जो एक सफल अभ्यर्थी होता है और एक असफल अभ्यर्थी होता है, इनके बीच में मूल अंतर कहाँ पर आता है? ये सबसे बढ़िया सवाल है आज के पॉडकास्ट का। आज के पॉडकास्ट में सबसे महत्वपूर्ण सवाल सर ने पूछा कि सफल और असफल अभ्यर्थी में क्या अंतर है, खासकर सिविल सर्विसेज में। जी देखिए जी, मैं सत्य बोलूंगा, कड़वा लगेगा और मानना पड़ेगा। जो मानेगा जल्दी उसका बेड़ा पार हो जाएगा, नहीं तो फिर देखिए अभी कुछ नहीं है मार्केट में, अभी नोटिफिकेशन नहीं है। बिल्कुल। सफल अभ्यर्थी भी मेहनत कर रहा है। सही सफल अभ्यर्थी ये जानता है कि परीक्षाएं हुई हैं, होंगी और होती रहेंगी बिल्कुल हमेशा। असफल अभ्यर्थी देख रहा है कि नोटिफिकेशन कहाँ है। सफल अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, पूरा कंटेंट तैयार है, नोटिफिकेशन आने के बाद रिवीजन मारेगा, टेस्ट सीरीज करेगा। बिल्कुल। असफल अभ्यर्थी तो देखा तो नोटिफिकेशन कहाँ है, मैं तैयारी तब शुरू करूंगा, वो तैयारी शुरू करेगा नोटिफिकेशन आने के बाद। और नोटिफिकेशन आने के बाद समय कितना मिलेगा? 2 महीना। बिल्कुल। और 2 महीने में से 15 दिन तो वो खत्म कर देगा कंटेंट इकट्ठा करने में। बिल्कुल सही बात है। तो सफलता और असफलता की लकीर प्री से खिंच गई। फिर सफल असफल की कहानी मेंस में भी आती है। बिल्कुल। अब कुछ अभ्यर्थी हैं कि उनको पता है कि मैंने ये करना है, लाइफ मेरी ये गोल है तो मैंने करना ही करना है, मैंने इस गोल को अचीव करना ही करना है किसी भी हाल में, तो मेंस की तैयारी साथ साथ करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि प्री के रिजल्ट के बाद मेंस के लिए कितना समय मिलता है सर? 2 महीना। 2 महीने का समय होता है। 2 महीने। आप देखो ना, दूसरे सफल असफल की लकीर कहाँ खिंच गई? जो प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करेगा, उसका प्री में सिलेक्शन हुआ तो मेंस के लिए उसको खाली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। और जो दूसरे नंबर का असफल था, पहले नंबर का असफल कहाँ बाहर होगा? प्री में। प्री में। अब दूसरे नंबर का असफल मेंस में कैसे बाहर होगा कि 2 महीने में मेंस की तैयारी कभी किसी हाल में कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। उसको पता कि मैं आंसर राइटिंग नहीं किया, मुझे कुछ आता ही नहीं है, वो लिख नहीं पाएगा। बिल्कुल। भीड़ का हिस्सा जरूर बनेंगे। तो ध्यान, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई नोटिफिकेशन नहीं होता, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। आयोग तो पिछली बार लोअर, अपर, आरओ तीनों एक साथ दे दिया। तीनों अभी एक साथ आने के, तो तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग की तैयारी कितनी है उस पर तो पहले उस पर तो आओ। बिल्कुल। तैयारी है नहीं, नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जैसे आ गया, तैयारी तुम्हारी कुछ नहीं, तो तुम तो फिर खाली बोलने लग रह गए। और साइलेंट अभ्यर्थी, जो सफल अभ्यर्थी है, वो साइलेंट चुपचाप तैयारी कर रहा है। वो आज की हमारी रील को देख के भी, ये पॉडकास्ट को देख के लाइक करके चले जाएगा। वो चुपचाप तैयारी कर रहा था, तैयारी करता है और तैयारी करता रहेगा। बिल्कुल। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जब आप इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको इसमें नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपके पास इतना पर्याप्त समय होता ही नहीं है कि आप नोटिफिकेशन के बाद इनकी तैयारी कर पाएं। प्री 6 से 9 महीने का प्री है। बिल्कुल। इनको 9 महीने कौन देगा प्री के लिए? बिल्कुल। तो वो तो तैयारी पहले से करके रखनी पड़ेगी, पहले से करनी पड़ेगी। और दूसरी बात सर ने कही कि जब आप तैयारी करो तो आपको होलिस्टिक तैयारी करनी पड़ेगी, प्री प्लस मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। क्योंकि इन केस अगर आपने गलती से प्री क्वालिफाई कर भी लिया कम तैयारी के साथ, तो फिर आप मेंस में जाकर के फंस जाओगे, तो उस प्रक्रिया में तो आपका पूरा का पूरा 1 साल व्यर्थ हो जाएगा ना। तो इसलिए आपको जो तैयारी करनी है वो पहले से होलिस्टिक तैयारी करनी है, जिसमें कि प्री और मेंस दोनों को आपको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यही आपका सही रणनीति होगी तैयारी की। क्या दिल्ली और इलाहाबाद में क्या होता है जी, वहाँ अभी भी ये चल रहा है। अभी से ही बच्चा कभी प्री की तैयारी करता ही नहीं वहाँ पे। बिल्कुल। वहाँ प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी करेगा वो, हमेशा करता है। हमारे यहाँ क्या करते हैं, पहले प्री करते हैं, समय मिलता नहीं है, मेंस तो कभी देखा ही नहीं हमने। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम हमेशा रहती है। ये सुधार, ये रिफॉर्म करने पड़ेंगे। आयोग अच्छा काम कर रहा है, लोक सेवा आयोग लगातार रिजल्ट भी आ रहे हैं, लोक सेवा आयोग लगातार एग्जाम भी करा रहे हैं। बिल्कुल। आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी भी लगते हैं। मैं तो बोलूँगा इस समय जो सरकार काम कर रही है और जो लोक सेवा आयोग काम कर रहा है बहुत बेहतर है, अभ्यर्थी के हितों में है, पद आ रहे हैं, परीक्षाएं भी हो रही हैं। बिल्कुल।
और सर अब आगे बढ़ूंगा तो ये तो हम लोगों ने बात कर दी अपनी सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में, उसकी रणनीति को लेकर के, माध्यम को लेकर के। अब इसमें आते हैं अपनी भूमिका को लेकर के कि जीएस विजन की क्या रणनीति है आगे अपने बैचेस को लेकर के। क्या यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर के नए बैचेस प्रारंभ होंगे, और अगर होंगे तो कब से? बिल्कुल सर, देखिए सर, हमने इस बार एक अलग रणनीति बनाई है। सबसे पहले तो हमने हिंदी और इंग्लिश मीडियम के प्री के बैच भी अलग कर दिए। मेंस के तो हमारे पास पहले ही थे। बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम बिल्कुल अलग, अब हिंदी मीडियम बिल्कुल अलग। उससे भी पहले हमने एक और बंटवारा किया है कि एक बच्चा आता है आफ्टर 12th, आफ्टर 10th भी आते हैं। मैं बताया था ना कि परसों 2 माता पिता हमारे पास आए थे कि 10th में पास आउट हो गया बच्चा, लगा लो इसको साथ में, आप अपना कोई टीचर भेज दीजिए, पढ़ा देगा। तो मुझे लगा कि देख के कि भाई आजकल माता पिता बहुत अवेयर हो रहे हैं। तो जो आफ्टर 10th या आफ्टर 12th आएंगे उनके लिए हमने फाउंडेशन बैच रखा है। 3 साल से ऊपर का प्लान है हमारा वो। प्री, मेंस, आंसर राइटिंग, अखबार पढ़ना, सब उठना बैठना, सारी जिम्मेदारी हमारी है बच्चों को सिखाना। दूसरा हमारा है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिनका यूकेपीएससी का 2026-27 का एग्जाम है, इनके लिए 19 मई से 3 घंटा प्री की क्लास हमने चलाई है, जिसको नाम दिया लक्ष्य बैच जी। अब 3 घंटा क्यों चलाया हमने? आप देखो सर, संस्थानों की फीस बहुत बड़ी बड़ी, बिल्कुल, क्लास 1 घंटा, हम 3 घंटे क्यों चला रहे हैं? रणनीति आप देखिए, आरओ लोअर एफआरओ में 60 नंबर का जीएस है, बिल्कुल, 40 उत्तराखंड है, 50 की रीजनिंग मैथ्स है। तो तुम जीएस पढ़ा के बच्चों को कौन सा विद्वान बनाना चाह रहे हो? उत्तराखंड तो पढ़ाओ, बिल्कुल, रीजनिंग मैथ्स पढ़ाओ। तो हमारी 3 क्लास है, एक जीएस, उत्तराखंड और रीजनिंग मैथ्स की। लक्ष्य बैच 19 मई से सुबह 8 से 11 ऑफलाइन। जितने भी भारत में दूरस्थ क्षेत्र लोग बैठे हैं उनके लिए ऑनलाइन भी हमारी फैसिलिटी। हाँ बिल्कुल, मेरे एक प्रश्न भी था, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारे लोग हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, तो उनके लिए हमारी क्या रणनीति है? तो उनके लिए हमारे पास ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है। मैं बता रहा हूँ कि जो ऑफलाइन चल रहा ना, कैमरा लगा के वही लाइव चलेगा। ऑनलाइन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ऑनलाइन के लिए हम लोग चला रहे हैं। इतना स्पेस भी नहीं हमारे पास। जो ऑफलाइन चल रहा है सीधा हम उसको लाइव करेंगे। बिल्कुल। उसके बाद 2 जून से लक्ष्य बैच के जस्ट बाद 11 बजे से संकल्प बैच आ गया। संकल्प बैच मेंस का है। एक क्लास चलेगी जिसमें निबंध, हिंदी, पत्र ये चलेगा जो सबका कमजोर होता है, और एक क्लास हम चलाएंगे जीएस की। बिल्कुल। तो हमारे पास आप ये समझिए प्री और मेंस दोनों के, प्री का लक्ष्य बैच, मेंस का संकल्प बैच, और जो 12th पास आउट हैं उनके लिए शुरुआत बैच है हमारा। शुरुआत बैच 26 मई से सुबह 7:30 बजे हमारा। और जिनकी तैयारी पूरी है, खाली टेस्ट सीरीज करना चाह रहे हैं, तो प्री के टेस्ट सीरीज के लिए अभ्यास बैच है। प्रत्येक शनिवार को 9 बजे से 11 पेपर होता है, और 11 बजे से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है जी। यही इनको करना है, इससे इधर कुछ नहीं करना है। बचा क्या? करंट अफेयर हर 2-3 हफ्ते का एक संघों के हम कराते हैं। बिल्कुल, करंट अफेयर की तैयारी हम इनको करवाएंगे। सारे पेपर इनको ऑनलाइन मिल जाएंगे, सारे के सारे, है ना। अब बच्चे को मेन है अपना कंसंट्रेशन करके उसको करना। बिल्कुल जी सर। तो ये हमारी चर्चा थी सर के साथ, जिसमें कि हम लोगों ने सिविल सेवा परीक्षाओं के बारे में जितने भी जो प्रश्न आपके मन में होते हैं, उन सारे के सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सर के सामने रखा, और सर ने उन सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में भी जो प्रश्न रहे होंगे उनको मैंने यहाँ पर शामिल किया होगा। अन्यथा आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न इसके इतर रहता है तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा नीचे। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि एक और पॉडकास्ट भी हम कर सकें। एक और बात, बस मैं कुछ अंत में सर इनको रूल बता दूं जी। सबसे पहला नियम, टारगेट सेट, ये एग्जाम देना, ये निकालना है। नंबर 1, इधर तो भटकना नहीं है। नंबर 2, मोटिवेशन के लिए गोल जो है लाइफ में एक रोल मॉडल पक्का होना चाहिए जी। नंबर 3, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस प्रिंट आउट होकर एक फाइल में लगा होना चाहिए। बिल्कुल, सिलेबस को हाईलाइट करके सारे टॉपिक कर देंगे एक बार, ठीक है। और नंबर 4, प्री और मेंस बिफोर नोटिफिकेशन करें। नोटिफिकेशन के बाद समय नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद आपको टेस्ट सीरीज करनी है। प्री के रिजल्ट के बाद मेंस की टेस्ट सीरीज करनी है जी। अब वो समय नहीं है कि आपको बहुत लंबा जो है वो समय मिल जाना है। बिल्कुल। और चौथा नियम, गृह त्याग का मैं हमेशा बोलता हूँ। गृह त्याग का मतलब यदि घर छोड़ दो, घर में सेपरेट रूम बना लो, या घर से बाहर रहते हैं तो आप बिल्कुल अकेले रहें। अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को छोड़कर किसी को अपना एड्रेस ना दें, क्योंकि हर कोई आपको डिस्टर्ब करने आएगा। पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अच्छी संगत बनाएं, ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छा ग्रुप बनाएं, और अच्छी कोचिंग से अच्छा कंटेंट लें। बिल्कुल, अच्छा कंटेंट लें। और लेना क्या क्या है मैंने बता दिया कि जीएस, उत्तराखंड, रीजनिंग तीनों लेना, कुछ नहीं छोड़ना है। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी फीसों के चक्कर में ना पड़े। और एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर आप लोग की फीस इतनी कम क्यों? आप लोग की सिविल सर्विसेज की इतनी फीस कम क्यों? किसी ने तो 50,000, 60,000, 70,000 ऐसे रखी हुई है।
आपकी फीस इतनी कम क्यों? तो मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए उनको जवाब दिया, मैंने कहा हमें ऑनलाइन प्यार बहुत है बच्चों से और बच्चों को हमसे। ऑनलाइन बच्चा इतना प्यार करता है हमें कि हमारा खर्चा निकल आता है, और फिर जो ऑफलाइन बच्चे पैसे की कमी होने की वजह से जो कोचिंग नहीं कर पाते सिविल सर्विसेज की, तो हमने वहां पर फीस कम कर दी, औरों की तुलना में आधी कर दी, तो बच्चा ऑफलाइन आके कोचिंग ले पाता है जिसके पास पैसे कमी है। अन्यथा ऑनलाइन तो आपको बताइए कि कितना प्यार हमें बच्चों को। बिल्कुल 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 सर। तो ये हमारा पॉडकास्ट था आज यहाँ पर सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर के, और जैसे कि मैंने पहले कहा, इसके इतर अगर कोई भी प्रश्न आप लोगों के मन में होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी हम लोग एक और पॉडकास्ट आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और एक चीज़, सिविल सेवा परीक्षाओं को लेकर के जीएस विजन में काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, थोड़ा सा सर उसके बारे में जानकारी देंगे आप? जी सर, 15 मई से हमारा स्टार्ट है। जैसे मैं जो टॉपिक पढ़ाता हूँ, सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं और सर जो टॉपिक पढ़ाते हैं, जो हमारी सिविल की टीम है, वो हर बच्चे से पर्सनली मिलेगी। जो भी बच्चे जो डाउट, जैसे मान लीजिए किसी को इतिहास अच्छा नहीं लगता, इतिहास की तैयारी कैसे करूँ, तो वो बच्चा आएगा, आप उनको बताएंगे कि इतिहास को कैसे आसान बनाना है। बिल्कुल। और जिसका किसी को और रीजनिंग में दिक्कत आती है, रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे, आपकी किसी भी विषय संबंधी, तैयारी संबंधी, मोटिवेशन संबंधी, सब्जेक्ट सिलेबस संबंधी जो भी आपके डाउट हों, आप संस्थान में आएंगे। संस्थान के सारे टीचर 15 मई से 9 बजे से लेकर सुबह शाम के 3 बजे तक आपको जो है वो मिलेंगे, और आपकी पर्सन टू पर्सन जो है वो काउंसलिंग होगी। आप संस्थान में आ सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है जीएस विजन के द्वारा, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और वो दर बदर भटकते रहते हैं इन क्वेश्चंस को लेकर के, लेकिन कहीं पर भी उनका वो सही उत्तर उनको नहीं मिल पाता है। तो इस नाते ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि बच्चा सीधे इंस्टीट्यूट में आए, और इंस्टीट्यूट में वो अलग अलग टीचर से मिल सकता है और अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर से मिल सकता है, और जो भी उसकी क्वेरीज हैं उन क्वेरीज को वन ऑन वन वो वहाँ पर टीचर के साथ बातचीत के माध्यम से उसका जो भी समाधान होगा वो समाधान वो यहाँ पर प्राप्त कर सकता है। तो आप लोग जरूर आइएगा। आपके मन में कोई भी अगर प्रश्न होगा, कोई भी क्वेरी आप लोगों की, तो उसके लिए आप संस्थान को विजिट जरूर कीजिएगा, और यहाँ पर टीचरों से मिलकर के जो भी क्वेरीज आपकी हैं उनसे आप लोग वो पूछ सकते हैं। तो फिलहाल अब हम अपने इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और अरविंदर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।